students, in this part second I am going to discuss about some important rules about quadratic equation. कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, ये की पॉइंट्स हैं, इनको आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ इस पे मैं कुछ जी मेंस में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उनको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका था। अब यहाँ पे फिर से मैं एक स्लाइटली इस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ। इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, a not be 0 and a b c all are real, ठीक है। let alpha and beta are the roots of quadratic equation. यहाँ पे एक बात ध्यान आप रखिएगा कि अल्फा क्या होगा, या आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, -b प्लस रूट d बाई 2a, और बीटा क्या होगा, -b माइनस रूट d बाई 2a। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर मैंने कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जिसमें a, b और c वो रेशनल है, और दूसरा पार्ट जिसमें a, b और c जो है वो रियल है, रेशनल नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज हम इस बात को लेते हैं, इफ ए बी एंड सी आर, इफ ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर, अगर ए बी सी रेशनल नंबर है और यहाँ पे डी का हम ले, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, then two rational roots exist, दो रूट जो कि रेशनल होके एग्जिस्ट करेंगे। अब इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, and d is greater than 0, then two roots exist of the form p plus root q and p minus root q, p plus root q and p minus root q। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाते हैं, दीज आर कॉन्जुगेट सर्ट्स। अगर एक रूट p प्लस रूट q के फॉर्म में है तो डेफिनेटली दूसरा रूट p माइनस रूट q के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि a b c रेशनल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 2, तो इस केस में हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ये रेशनल है। यहाँ पे रूट 3 इरेशनल दिख रहा है आपको,
यानी b की वैल्यू इरेशनल है, उस केस में हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस फॉर्म के आएंगे, क्योंकि अगर p प्लस रूट क्यू आ रहा है तो p माइनस रूट क्यू दूसरा रूट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब a b c अगर रियल है तो एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू हो, ये जरूरी नहीं है। मे बी और मे नॉट बी। मे बी का केस क्या होगा, अगर ये रेशनल हो जाएंगे, रेशनल होंगे तब यस, और अगर रेशनल नहीं होंगे देन ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इफ ए बी सी आर रियल, इफ ए बी सी आर रियल, देन इफ वन रूट is of the form alpha plus I beta, then other root will be अल्फा माइनस आई बीटा। यानी ए बी सी रियल है, ए बी सी रियल है और एक रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा, यानी उसका कॉन्जुगेट रूट जरूर होगा। तो यहाँ पे ये दो बातें बहुत ध्यान देनी है आपको। ए बी सी अगर रियल है तो ए बी सी रियल होने पे डी इक्वल 0 होने पे दो को इंसिडेंट रूट्स होते हैं या दो सेम रूट्स होते हैं, ठीक है। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दो रेशनल रूट्स होते हैं, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि अगर ए बी सी रेशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, देन टू रेशनल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ए बी सी रेशनल है तो एक रूट p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में होगा। लेकिन वही बात अगर मान लीजिए कि ए बी सी रेशनल नहीं है या इनमें से कोई एक रेशनल नहीं है, तो उस केस में अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आ रहा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहूँगा कि इफ y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे दो फेज निकलेंगे, y इज पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी if a is positive, if a is positive and d less than 0, if a is positive and d less than 0, a is positive मतलब a greater than 0 and d is less than 0, और y की वैल्यू निगेटिव होगी if a is negative and d is also less than 0, d is also less than 0। यानी यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक की वैल्यू की बात करें, यानी इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू किस केस में आएगी, क्वाड्रेटिक की पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब ए यानी लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और डी यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा होगा, यानी निगेटिव वैल्यू होगी। और y की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब a लेस देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होगा। इस केस में ही y की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव और निगेटिव बोथ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन उस केस में ये d की वैल्यू अलग हो जाएगी। a माइट बी पॉजिटिव, a माइट बी निगेटिव, लेकिन d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। और उस केस में हम कह नहीं सकते कि किस, हम बस रेंज बता सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक पॉजिटिव रहेगी, कहाँ से निगेटिव होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिसको मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था
कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, उस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a plus 4x² minus 2ax plus 2a minus 6 is lesser than 0। ये पहला। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है a minus 1x² minus a plus 1x plus a plus 1 is greater than 0 for every x belonging to R। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वाड्रेटिक की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक की वैल्यू निगेटिव कब होती है? जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या लिखेंगे? a plus 4x² minus 2ax plus 2a minus 6 is less than 0 for every x belonging to R if पहली कंडीशन हम लोग क्या लेंगे? a plus 4 is lesser than 0 and second discriminant is lesser than 0। यानी a की वैल्यू क्या हो गई? -4 से लेस हो गई। a की एक वैल्यू क्या आई? -4 से लेस वैल्यू। और दूसरा आइए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b यानी x का मल्टीपल का स्क्वायर माइनस 4, a यानी x² का मल्टीपल a plus 4, c यानी कांस्टेंट टर्म 2a minus 6 इज लेस देन 0। अब ये हो गया 4a² माइनस, इसे ओपन कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया 2a² प्लस 8a minus 6a यानी प्लस 2a और माइनस 24 इज लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने पे a² minus 2a² प्लस 2a minus 24 इज लेस देन 0 डिवाइडेड बाई 4। 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a² प्लस माइनस माइनस 2a प्लस 24 इज लेसर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। a² प्लस 2a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस 6 a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? ये a की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग्स करेगी -∞ से -6 तक, यूनियन 4 से इंफिनिटी तक। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब -∞ से छोटे नंबर तक, छोटा नंबर क्या है? -6 हो जाएगा, और फिर बड़े नंबर से इंफिनिटी तक। और यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आई। एक वैल्यू आई a की वैल्यू -4 से लेस है, a इज लेस देन -4 यानी a बिलोंगिंग टू -∞ टू -4, और दूसरी वैल्यू आई -∞ टू -6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। आइए इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये मैं आपको दिखा दूं। ये नेगेटिव इंफिनिटी है हमारी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये नंबर है -6 हॉलो सर्किल दीजिए क्योंकि ओपन इंटरवल है, -4 इसे भी हॉलो सर्किल दीजिए, और +4 इसे भी हॉलो सर्किल दीजिए। तो एक कह रहा है कि -4 से इंफिनिटी तक की वैल्यू यानी ये इस, और दूसरा कह रहा है -∞ से -6 तक हम लोग आएंगे और फिर उसके बाद 4 से इंफिनिटी तक जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कॉमन पार्ट सिर्फ इतना मिल रहा है, कॉमन पार्ट इतना मिल रहा है, यानी आंसर हमारा क्या है? a बिलोंगिंग टू -∞ टू -6, यह हमारा
आंसर है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का केस क्या है, मैंने क्या बताया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड थिंग डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब a माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 एक्स प्लस a प्लस 1 is greater than 0 for every x belonging to real if leading coefficient must greater than 0 and second thing discriminant must less than 0। अब लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब a बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। यहाँ से हमें एक रिजल्ट a का मिल गया कि a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरा हम देखें, डिस्क्रिमिनेंट यानी माइनस b। अब ये b का स्क्वायर हमने लिया माइनस 4a यानी लीडिंग कोएफिशिएंट, देख सकते हैं आप, c यानी कांस्टेंट टर्म, ये मस्ट लेस देन 0। अब ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 a प्लस 1, आप इसी तरह से लिख लीजिए लेस देन 0। अब एक काम करें, a प्लस 1 कॉमन निकाल लें। a प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a प्लस 1 और माइनस 4a प्लस 4 हो जाएगा। अब a प्लस 1 एक हमारा आया और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस 3a प्लस 5 लेस देन 0। अब अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। तो a प्लस 1 इसे माइनस से मल्टीप्लाई किए 3a माइनस 5 हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से छोटे नंबर तक, फिर बड़े नंबर से इंफिनिटी तक जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, a इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन 5/3 टू इंफिनिटी, 5/3 टू इंफिनिटी। अब ये हमारे a की वैल्यू आई इस डिस्क्रिमिनेंट से, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन क्रिएट कर लेंगे, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये निगेटिव इंफिनिटी। फिर हम पहला नंबर -1 करेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, फिर +1 ओपन इंटरवल, ये फिर प्लस 5/3 जो कि 1 से बड़ा है, यहाँ पे क्रिएट किए। अब ये कह रहा 1 से इंफिनिटी तक, यानी ये ऐसे चल रहा है। ये कह रहा माइनस इंफिनिटी से -1 तक आइए और फिर 5/3 से इंफिनिटी तक। तो अब आप देख सकते हैं ये पोर्शन कॉमन हो रहा है। तो आंसर हमारा फाइनल क्या है, a बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 5/3 इंफिनिटी। a की इस वैल्यू के लिए, यानी इस रेंज में अगर a की कोई भी वैल्यू आती है तो उसके लिए ये क्वाड्रेटिक जो है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पे डिस्कस कर लिया जाए। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, ठीक है, ax² + bx + c = 0, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा और वन रूट इज 0।
one of its root is 0. One of its root is 0. Then product of roots must be 0. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि एक रूट 0 है तो दूसरा रूट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई ए इज 0, दिस गिवन c इक्वल 0। यानी उस केस में अगर एक रूट 0 देता है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म उसका 0 जरूर होगा, कांस्टेंट टर्म उसका 0 जरूर होगा। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। if both roots are 0, अगर दोनों ही रूट 0 हो जाए तब क्या होगा? तब सम भी 0 होगा और प्रोडक्ट भी 0 होगा। देन सम ऑफ रूट्स is 0, also product of roots is 0। तो क्योंकि दोनों ही रूट्स 0 है तो दोनों का सम भी क्या आएगा? 0 आएगा, प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए इज 0। ये क्या होता है? c बाई ए इज 0। तो अब आप देख सकते हैं b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। a नॉट भी 0, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर वन रूट इज 0 तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा। अगर दोनों ही रूट 0 है तो उस केस में x का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म दोनों ही 0 होंगे। अब यहाँ पे अगर हम आगे की बातचीत करें, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इंफिनिटी, अगर एक अनडिफाइंड रूट आ जाए, इफ वन रूट इज इंफिनिटी, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड रूट हो जाए तो फर्स्टली क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट x इक्वल 1/y। देन क्या मिल जाएगा आपको? a इंटू 1/y स्क्वायर प्लस b इंटू 1/y प्लस c इक्वल 0 या cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल 0। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से कि इसका एक रूट 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेसिप्रोकेट कर दिया था, x को 1/y ले लिया था। अगर x का एक रूट इंफिनिटी है तो y का एक रूट मस्ट बी 0, तो वन रूट ऑफ y मस्ट बी 0। इस क्वाड्रेटिक का वन रूट निश्चित रूप से 0 होगा। तो इन दैट केस इफ वन रूट इज 0 ऑफ इक्वेशन सेकेंड देन a मस्ट बी 0, क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि अगर एक रूट 0 है तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का एक रूट 0 हो गया, इसका मतलब इसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा। इफ बोथ द रूट्स आर 0, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 0, इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, आर इंफिनिटी, देन both the roots of equation 2
R0 देन क्या कहेंगे हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि x का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म दोनों ही 0 होंगे, तो यहाँ पे y का मल्टीपल यानी b इज 0 और a इज 0, b भी 0 होगा और a भी 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया था कि अगर बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, तो उस केस में a की वैल्यू भी 0 हो रही थी, b की वैल्यू भी 0 हो रही थी। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 को लेके चले, तो a यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और b यानी x का मल्टीपल दोनों ही 0 हो रहे थे, जबकि c 0 नहीं था। यहाँ पे उसी बेस पे एक क्वेश्चन है कि इफ both the roots as infinity, if this equation has both the roots as infinity, then find p and q। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर both रूट्स जो है इंफिनिटी है, देन 2p माइनस क्यू मस्ट बी 0, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0 होना चाहिए, x का मल्टीपल भी 0 होना चाहिए, और जो ये कांस्टेंट टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए। 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने p की वैल्यू क्या पाई? 1, और अगर 1 को हम सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 इंटू 1 इक्वल q, तो p इक्वल 1, q इक्वल 2 इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो p और q की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2, जो कि इस क्वाड्रेटिक को इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगी। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में उठ रहा है, जो मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को लें, जैसे सपोज कीजिए कि हमें a टू द पावर, ठीक है, फंक्शन कोई या पॉलिनोमियल ले लिया px, a की पावर px, ये कह दिया हमें कि b के फॉर्म में है। या सपोज कीजिए कि fx की पावर px ले लिया, और ये किसी नंबर m के फॉर्म में है। तो इन दोनों केस में क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे? यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ध्यान देनी होगी, a और b में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a की कोई पावर हो जो कि b के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब px की वैल्यू उस पावर के इक्वल हो जाएगी, px की वैल्यू उस पावर के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, दोनों ही पॉलिनोमियल है। अगर हम दोनों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लें, तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि इसको सेटिस्फाई करके ये रिजल्ट दे रही हो, जो कि इसको सेटिस्फाई करके ये रिजल्ट दे रही। अब मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन अब आपको दिखाने जा रहा। अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए पहला है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ 3 टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल 9। अब इसका सोल्यूशन देखिए, हमें क्वाड्रेटिक कह दिया 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियल नंबर 3 है, ये 9 है, और हम आप अच्छे से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए, यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू 2। ये 2 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। अब इसको हम सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, दिस इज 0। अब फैक्टराइज करें तो आप देख सकते होंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 2x माइनस 5, एक वैल्यू आएगी 2x माइनस 5 और दूसरी वैल्यू आएगी x माइनस 1। सो हाउ मैनी रियल सोल्यूशन? x की दो वैल्यूज आई, एक 1 आ गई और एक 5/2 आ गई। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आवर बी ऑप्शन इज
करेक्ट, यानी 2 वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ट्रू। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये देखिए, ये fx की पावर gx के फॉर्म में आ गया, fx की पावर px इक्वल m के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये किस किस केस में 1 वैल्यू देगा। हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल हियर फॉर विच दिस बिकम्स 1। तो पहली चीज, अगर हम लोग ये कहें कि ये वैल्यू 1 हो जाए तो 1 की पावर एनी नंबर 1 होता है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब इट इज पॉसिबल अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये 1 हो जाए, एक केस, ठीक है। अब और क्या केस हो सकता है, दूसरा कोई केस जिसपे ये 1 हो, यस ऑफ कोर्स, ये 0 हो जाए और ये 0 ना हो, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 भी क्या होती है, 1 होती है। आपको अच्छे से मालूम है ये केस किस पर डिपेंड हुआ, 1 टू द पावर एनी नंबर इज 1, एनी नंबर इज 1, जो कि इंटीजर नंबर है, ये इंटीग्रल नंबर ले रहे हैं हम लोग। अब दूसरा केस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज 0 एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इस केस में 0 ना होने पाए, यानी ये किस उस पे है, ये है a टू द पावर 0 इज 1, a टू द पावर 0 इज 1। तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि ये निगेटिव हो, निगेटिव इंटीजर हो, यानी ये -1 हम ले लें और -1 की पावर कोई भी इवन नंबर, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, तीसरा केस हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ये -1 हो जाए एंड आल्सो ध्यान देने वाली बात यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 जो है ये इवन नंबर रहे, ये इवन नंबर रहे, इवन इंटीजर रहे, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, पहले जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए और ये कोई भी इंटीजर हो जाए, तो उस केस में ये 1, यानी दिस मस्ट बी 1, एक केस। दूसरा केस, एनी नंबर टू द पावर 0 1 होती है, यानी हम इसे आपको क्या कहते हैं, एनी नंबर जो कि 0 ना हो, 0 को छोड़ के, और ये पावर 0 हो जाए, यानी ये 0 के इक्वल हो जाए। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये -1 हो और -1 की पावर इवन इंटीजर, ये +1 रिजल्ट दे देगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है जिसपे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि कैसे कैसे क्या क्या वैल्यू आएगी। आइए केस 1 उठाते हैं। केस 1 से क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इस +1 को इधर ले आए तो 4 = 0। फैक्टराइज किए, x की 2 वैल्यूज आई, x = 1, x = 4। इससे केस 1 से 2 वैल्यूज आई। अब केस 2 में हमें इसको 0 करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 = 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यानी 2 ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 4 आए और प्रोडक्ट 60 आ जाए, यानी 10 और 6, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 = 0। तो 2 वैल्यू आई, x = -10 और x = +6, x = -10 और x = +6, ये 2 वैल्यू यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे हमें एक चीज और करना है, इसको चेक करना है कि ये 0 तो नहीं हो रहा है। तो when x is -10, तो x² - 5x
प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो आप देख सकते हैं -10 का स्क्वायर 100 हो गया, फिर -10 इंटू -5 50 हो गया, ये +5 यानी 155 हो गया, जो कि 0 नहीं है। अब 6 पर भी चेक कर लेते हैं। when x = 6, तो उस केस में x² -5x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का स्क्वायर 36 -30 यानी 6 + 5 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में ये दोनों ही रिजल्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी केस भी फुलफिल हो रही है। अब तीसरा हम लोग लेते हैं, केस 3। केस 3 हमने लिया, क्या है केस 3? x² + 5x, तो आप देख सकते हैं ये -1 इधर लाए तो +1 हो गया, यानी ये 6 हो गया। अब इस पे हम निकालेंगे x की वैल्यू, x + 2 x + 3 = 0, x = -2 and x = -3। ये हमारे इसको सॉल्व करने पे आए दो रिजल्ट। अब हमें ये चेक करना है कि यार इस पे ये इवन है कि नहीं है, इन नंबर्स पे इवन है कि नहीं है। when x is -2, तो ये क्या आ जाएगा? x² + 4x -60, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 -8 -60 यानी -64 विच इज इवन इंटीजर। इसका मतलब ये हम वैल्यू ले सकते हैं। अब -3 पे भी चेक कर लेते हैं। when x is -3, तो x² + 4x -60, अब आप देखिए ये 9 हो गया, ये -12 हो गया, ये -60 यानी -63 आ रहा है। ऑड इंटीजर है ये, यानी ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते। तो कह रहा था रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो कौन कौन सी वैल्यूज आई? सो रियल वैल्यूज ऑफ x आर, अब आप देखिए 1 आया, 1 पे ट्रू था, 4 पे ट्रू था, फिर -10 पे भी ट्रू है, 6 पे भी ट्रू है और -2 पे भी ट्रू है, यानी 5 वैल्यूज टोटल 5 वैल्यूज आई हैं जिसपे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछ ले सम ऑफ द रियल रूट्स, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 1 + 4 -10 + 6 -2 कितना आ जाएगा? हम लोग अगर करेंगे तो ये 0 हो गया और ये इस पे आएगा, तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। क्लियर है? तो अब हम लोगों को आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसमें बहुत से क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगा। टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।